Good morning, students. Today we are going to discuss substituents and effect of substituents on reactivity and orientation of monosubstituted benzene compounds towards electrophilic substitution reactions. First is the effect of substituent group on further substitution. Further substitution का क्या मतलब है? अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट के दो पार्ट्स में बेंजीन के बारे में ही पढ़ा है। बेंजीन की रिएक्शंस कैसी होती हैं, बेंजीन के रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है। लेकिन अभी जैसे सल्फोनेशन की, नाइट्रेशन की, उसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप बेंजीन के साथ लग गया। अब हम चाहते हैं कि उसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें उसको डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या पॉली सब्स्टिट्यूटेड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जो ग्रुप उसके ऊपर लगा है, जो ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर लगा है, उस ग्रुप की नेचर जो है दैट विल डिसाइड कि आपके पास जो दूसरा ग्रुप आप लगाना चाहते हो वो बेंजीन की किस पोजीशन पे लगेगा, और सेकेंडली कि वो उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट देगा उसको रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन of a monosubstituted benzene, 3 isomeric products are possible. 3 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, एक ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा। मतलब रिलेटिव टू दैट ग्रुप, एक ग्रुप जो हमारा मान लो किसी भी कार्बन पे लगा है, अगर उसके साथ वाली पोजीशन पे लग जाएगा दैट विल बी कॉल्ड ऑर्थो। अगर कार्बन नंबर 3 पे लग जाएगा तो वो होगा मेटा, और कार्बन नंबर 4 पे हो जाएगा तो होगा वो पैरा। फिर जो ग्रुप लगा है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, दो जनरलाइजेशंस हैं। मतलब फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूएंट्स अफेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ न्यू ग्रुप, मतलब कि आपका जो ग्रुप है जो लगा है वो कहाँ पे लगने देगा नए ग्रुप को, दैट विल डिसाइड द ओरिएंटेशन, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, certain substituents direct a second substituent preferentially to ortho and para position. कुछ तरह के ग्रुप्स जो लगे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, वो क्या करते हैं, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो हम लगाना चाहते हैं उसको प्रेफरेंशियली मतलब प्रेफर करते हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगाना, और दूसरे जो हैं वो क्या करते हैं, वो मेटा पोजीशन पे लगाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम इन ग्रुप्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ये हो गई ओरिएंटेशन की बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द रेट ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस cause the rate of a second substitution to be greater than that of benzene itself, whereas other substituents cause the rate of a second substitution to be lower than that of benzene. इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास सिर्फ बेंजीन थी, उसके ऊपर हमने कोई रिएक्शन कराई और एक ग्रुप उसके साथ लग गया, उस ग्रुप के लगने की वजह से जब हमने आगे उस बेंजीन को रिएक्ट कराना है किसी और ग्रुप के साथ और सेकंड ग्रुप लगाना है, जो पहला ग्रुप हमने लगाया उस टाइम पे वो पहला ग्रुप लगने का एक रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से लगा। उसके बाद जो ग्रुप लग गया उसने क्या करना है, अगले ग्रुप को लगने का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना है। हो सकता है कि वो ग्रुप ऐसा हो कि सेकंड टाइम जब हम सब्स्टिट्यूशन करें तो उसको और भी फास्ट करा दे एज कंपेयर टू जब वो खुद लगा था। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग वो होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, डीएक्टिवेटिंग वो होंगे जिसके लगने की वजह से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो हम लगाना चाहते हैं वो मुश्किल से लगेगा। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एनिसोल की। दिस इज एनिसोल, इस पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसकी टेंडेंसी होगी या तो वो ऑर्थो पे लगेगा, या वो पैरा पे लगेगा, या वो नाइट्रो पे लगेगा। अब हमें नहीं पता ये ई पॉजिटिव क्या है, ये डिपेंड करेगा, लेकिन
जो OCH3 ग्रुप है इसका क्या नेचर है, ये जो है इसको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। ये चीज हमें पता कैसे चलती है, हमने रिएक्शन करा दी, रिएक्शन के बाद हमने देखा रिएक्शन में क्या क्या बना। जब हमने सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग करके देखे तो हमें पता चला कि ऑर्थो और पैरा जो है वो ज्यादा परसेंटेज में बनते हैं और मेटा जो है वो बहुत ही कम बनता है। तो उससे हमें पता चला कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है जब बेंजीन के साथ लग जाता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। अब ये एग्जांपल आती है नाइट्रेशन की। मान लो नाइट्रेट, हमारे पास एक बेंजीन है जिसकी नाइट्रेशन करनी है हमें, और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, पहले लगा है OCH3। जैसे हमने इसकी एग्जांपल की OCH3। जब OCH3 लगा होगा और E पॉजिटिव जो है हमारे पास NO2 पॉजिटिव होगा, नाइट्रो ग्रुप लगना है, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएगा। यहाँ पे इस टेबल में गिवन है ये ऑर्थो प्रोडक्ट 44% बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट 55% बन रहा है। दोनों का मिला दे तो 99% तो ऑर्थो और पैरा ही बन रहे हैं, मेटा तो बिल्कुल 1% या उससे भी कम मिलता है। It means OCH3 group is ortho and para directing. सेकेंड हमारे पास अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा होने से अगर हम मिथाइल बेंजीन की, टोलुइन कहते हैं जिसे, उसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, तो वो भी क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट जो सिर्फ 4% है। उसी तरह से क्लोरो जो है, क्लोरो तो बिल्कुल ही मेटा नहीं बनाता, ऑर्थो और पैरा। ब्रोमो, उसके केस में ऑर्थो और पैरा डोमिनेट करते हैं। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जैसे कि हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH ग्रुप। जब वो लगा होगा बेंजीन के ऊपर और तब हम नाइट्रेशन कराएंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 18% और पैरा प्रोडक्ट 2% बनेगा, लेकिन मेटा जो है वो 80% बन जाएगा। इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज एन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसी तरह से नाइट्राइल है, CN है, उस केस में भी आपके पास मेटा जो है वो ज्यादा परसेंटेज में बनता है। और अगर नाइट्रो ही लगा है, नाइट्रो के केस में 93%, 93.2% जो है वो मेटा प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो और पैरा बहुत कम बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेट। जैसे हमने पीछे बात की एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की, वही सेम चीज है कि कुछ ग्रुप्स जो है वो रेट ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूशन बढ़ाते हैं, कुछ जो है घटाते हैं। जो बढ़ाएंगे दे विल बी कॉल्ड एक्टिवेटिंग, और जो घटाएंगे वो उनको कहेंगे हम डीएक्टिवेटिंग। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें शो कर रहे हैं कि कोई ग्रुप अगर FG स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ये बेंजीन है इसके ऊपर ऑलरेडी 3 डबल बॉन्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये जो सिस्टम है आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो फास्ट रेट पे होगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा आपका रिंग सिस्टम, और उसकी वजह से वो रिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली होगी और फास्टर रेट पे होगी। उसी तरह से अगर हम फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा उसने क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। अपनी तरफ खींचने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा और ये साथ में डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली नहीं हो पाएगी और उसका रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। अब इसमें एक एग्जांपल आती है, जैसे हमने नाइट्रेशन की बात की थी उसी तरह से एनिसोल ली, जैसे पहले किया, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड करते हैं। जब एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, 2 प्रोडक्ट्स देगा, ऑर्थो और पैरा।
और जब हमारे पास इसकी बात कर ले बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करेंगे। अब दोनों ग्रुप्स का नेचर अलग है, यहाँ पे मिथॉक्सी है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टिंग है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रो जो है ऑर्थो पे जब लगेगी तो सिर्फ 18%, मेटा प्रोडक्ट जो है हमारे पास आएगा 80%, और पैरा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आएगा 2%। इट मींस जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। ये एक टेबल है जिसमें हमें पता चलेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में भी आगे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को रेट को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उतना नहीं एक्टिवेट करते लेकिन कम करते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, और कुछ उससे भी कम एक्टिवेट करते हैं और कुछ डीएक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो ग्रुप है, इसमें हमारे पास अब एक NH की जगह एक और मिथाइल ग्रुप लग गया या एल्काइल ग्रुप लग गया, इसमें दोनों ही एल्काइल निकले, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स की बात करें तो उस तरह का कुछ हो गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, ईथर है हमारे पास, इधर हमारे पास ये अमाइड बॉन्ड होता है NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला, इसके साथ कोई एल्काइल अमाइड लग गया, या एराइल है कोई बेंजीन रिंग जैसा कोई एरोमेटिक रिंग लग गया है, या हमारे पास एल्काइल ईथर है, एराइल ईथर है। ये जो है ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। फिर वीकली एक्टिवेटिंग में आता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप। वीकली डीएक्टिवेटिंग में हमारे पास आते हैं हेलोजेंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। फिर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में दो तरह के हैं, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, एस्टर हो गया। इधर हमारे पास स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में आ जाते हैं, नाइट्रो हो गया, अमाइनो हो गया, CF3 हो गया, CCl3 हो गया। अब एक चीज आती है ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमने टोलुइन ली, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है। जब हमने क्या करनी है, इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं, हमने इसकी सीधा नाइट्रेशन कर दी। ये वाला प्रोसेस देखते हैं, नाइट्रेशन की सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास पैरा प्रोडक्ट दे देता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा ज्यादा कंसंट्रेशन में बनता है। उसके बाद क्या किया हमने, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। तो क्या होगा, जो ये मिथाइल ग्रुप था ना उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, यहाँ कहीं कुछ नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप में से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब ये बेंजीन सॉरी मिथाइल जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम ये स्टेप उल्टा कर देते हैं, मान लो पहले ऑक्सीडेशन कर देते हैं और बाद में नाइट्रेशन करते हैं इसी की, टोलुइन की, यहाँ पे हमने क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस की ऑक्सीडेशन की, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, राइट। उसके बाद क्या किया हमने, उसकी नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जब ये किया तो हमारे पास यहाँ है COH ग्रुप। COH ग्रुप क्या है हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आएगा। इस केस में हमारे पास पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आएगा। मतलब द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, दैट विल डिसाइड कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ डायरेक्टिंग इफेक्ट्स। अब जब हमने रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी बेंजीन की, तब भी हमने कहा था कि एक रेट डिटर्मिनिंग इफेक्ट स्टेप होता है जो स्लो स्टेप होता है। वो कौन सा होता है, सबसे पहले हम एनाइन जनरेट करते थे एक, उसके बाद हम उसको अटैक करवाते थे। जब बेंजीन के ऊपर वो अटैक होता था, सेकेंड स्टेप जो करते थे, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। वो वहां पे हमारे पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि आपका जो रेट है या जो आपका ग्रुप है वो कहाँ पे लगना है। मोर द स्टेबल
cation intermediate, the faster the rate determining step and faster the overall reaction. जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली ये रिएक्शन होगी और उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी, उतनी जल्दी प्रोटॉन जो है उसमें से निकल जाएगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें अगर एग्जांपल ने जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो ऑर्थो पैरा अटैक जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल केटायन बनाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रादर देन ऑन मेटा। तो इसलिए ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू मेटा प्रोडक्ट्स में। उसी तरह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स अगर लगे होंगे हमारे वहां पे स्ट्रक्चर में, तो मेटा अटैक जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो केटाइन स्टेबल होगा, तो इस वजह से प्रोडक्ट जो है हमारे पास मेटा आएंगे, ऑर्थोपैरा या तो कम बनेंगे या बनेंगे। अब हमने नाइट्रेशन एनिसोल की पहले भी करके देखी, अब हम एज्यूम करके देखते हैं कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिसोल की, OCH3 ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेटा पे लग जाए, मेटा पे मीन्स ये हमारा OCH3 ग्रुप था ऑर्थो मेटा, इस पोजीशन पे जब लगेगा नाइट्रो ग्रुप तो चार्ज यहाँ पे आएगा, इस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, इसके मूव करने से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये उसके बाद प्रोटॉन निकलेगा और आपके पास नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। ये जो स्टेप है ये फास्ट हो रहा है। उसी तरह से हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक ऑर्थो पैरा अटैक भी हो रहा है, यही नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भी लग रहा है। अगर आप बना के देखो ऑर्थो और पैरा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये वाले, तो सिमिलर ही बनते हैं, इसलिए इसको ऑर्थो पैरा को एक साथ माना जाता है। अब सपोजिटली ये है हमारे पास OCH3 ग्रुप, इसके ऊपर नाइट्रो लग गया पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे लगा तो ये वाला बॉन्ड निकला था, ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर इस पे। अब ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर्स में, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स में वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे शिफ्ट करेगा चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, हमारा नाइट्रो ग्रुप रह जाएगा और हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है वो हमारा निकलना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होना है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें ध्यान दें, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या कर रहा था, इसको इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस केस में हमारे पास 1 2 3 बन रहे थे। और अगर हम पीछे चलें, यहाँ पे जब हमने बात की थी, जब OCH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा ऑलमोस्ट 99% बनते हैं, मतलब मेटा जो है वो बहुत कम बनता है। इट मींस यहाँ पे एक तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, तो इस वजह से आपका जो है, जब हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप लगा है और नाइट्रेशन होनी है तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे फेवर्ड होती है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड में नाइट्रेशन करा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रो ग्रुप लगा पहले मेटा पोजीशन पे, उसी तरह से सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी और फिर प्रोटॉन लॉस होएगा, आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास मेटा पोजीशन। उसके बाद जब हम ये वाला करते हैं अटैक, ऑर्थो पैरा करके देखते हैं, मान लो पैरा पे यहाँ पे नाइट्रो लग गया, बॉन्ड मूव करेगा इस तरह से, अब जिस कार्बन के ऊपर
COOH ग्रुप लगा है, बेंजीन के उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से ये जो इंटरमीडिएट है ये स्टेबल नहीं रहता, ये स्ट्रक्चर मोस्ट डिसफेवर्ड है। अगर आप इसमें देखें तो कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा कार्बन के ऊपर। इसमें भी अगर देखें, यहाँ पे आ रहा था लेकिन इसने इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा है, उसने उसको स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी देखें तो इसके ऊपर जहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा है नहीं आ रहा। इस वजह से ये जो अटैक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फेवर्ड नहीं है। मतलब यही रीजन है कि जो आपकी नाइट्रेशन है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब लगा है तो मेटा अटैक को वो प्रेफर करता है एज कंपेयर टू ऑर्थो या पैरा। फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसमें फिनोल की ले लेते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा अटैक करा के देखते हैं। फिनोल ग्रुप में OH है हमारे पास, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं। इसमें क्या होगा, पहले ऑर्थो पे लगा, उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब यहाँ पे भी वही है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपने लोन पेयर दे सकता है, उसको ज्यादा स्टेबलाइज करके रखेगा, तो ऑर्थो तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पैरा की। पैरा के केस में यहाँ पे पॉजिटिव, पैरा पे NO2 लग गया, पॉजिटिव चार्ज आया, उसको स्टेबलाइज करते करते इस जो ग्रुप में है इसने फिर कंट्रीब्यूट करना है और जो ये इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल बना देना है। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं हम मेटा की, मेटा के केस में क्या होगा कि ये जो चार्ज है, इसमें चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि आपका जो OH ग्रुप लगा है उसका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन ऑर्थो और पैरा में हो रही थी वो नहीं हो पा रही है। इसलिए जब फिनोल के केस में हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारे पास ऑर्थो या पैरा बनते हैं। अब एक एग्जांपल बेंजाइल्डिहाइड का भी ले लेते हैं। बेंजाइल्डिहाइड के केस में हम पहले ऑर्थो अटैक करा के देखते हैं। जब ऑर्थो अटैक होगा तो यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप लग गया, ये बॉन्ड ये उसी तरह से शिफ्ट होंगे, घूमते रहेंगे। अब ये फिर वही चक्कर आ गया जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, ये पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर आ गया है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप आपका लगा है, इसकी वजह से इसको डिस्टेबलाइज करता है। अब जब मेटा की बात करते हैं, मेटा के केस में ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मेटा पे पोजीशन पे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो ये जो है वो स्टेबलाइज्ड है। मतलब एटलीस्ट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो उसको डिस्टेबलाइज नहीं करती। पैरा के केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, उसके बाद हमारे पास यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये फिर वही स्ट्रक्चर आ गया जिसमें इसका चार्ज कहाँ पे आ रहा है, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये भी इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। तो इसकी वजह से जब बेंजाल्डिहाइड की हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगना प्रेफर करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। लेकिन अभी के सेशन के लिए आई गेस इतना काफी है। नेक्स्ट जो है पिछले वाले को रिवाइज करते हैं हम, अगले सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।